अब तो हमने कंसेप्चुअली तो सब पढ़ लिया, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन द फास्ट ट्रैक इज क्वेश्चनर, कि भाई साहब पढ़ तो लिया, लिखते जम रहा है क्या तुमको, समझ में आ रहा है क्या तुमको कि क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं क्या। ठीक है, तो आप आ सकते हो क्वेश्चनर में, अगर आपने क्वेश्चनर कैरी किया है तो। क्वेश्चनर के अब मैं एक एक पेज के साथ में जाऊंगा क्वेश्चनर के, और सारे क्वेश्चंस कवर करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, एक्सेप्ट फॉर रिपीट क्वेश्चन। पेज नंबर 1.4 पे जो पहला क्वेश्चन है वो अकाउंट चैप्टर से रिलेटेड है, तो उसको फिलहाल पेंडिंग रखिएगा, अकाउंट चैप्टर में वापस से आ जाएगा। पेज नंबर 1.5 पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को जरा साथ साथ में पढ़ते हैं। रेडी सब जन, क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर लेंगे यहीं पे, तो आपका चैप्टर 1 का कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? चलो 1 2 3 बोलो क्या है। व्हाट इज मेंट बाय, कौन सा कंपनी बोले एक बार, जो से गारंटी कंपनी। गारंटी कंपनी का मतलब क्या है? स्टेट द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन अ गारंटी कंपनी एंड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। क्या आप लिख सकते हो ये? बोलो हाँ है ना। अब गारंटी कंपनी के लिए नीचे देखो डेफिनेशन दिया है, इसको एक बार रीड कर ले। हालांकि हमने इसको कंसेप्चुअली समझा है, डेफिनेशन वाइज रीड कर लो। 1 2 3 बोलो क्या है। द टाइप ऑफ कंपनीज यूजुअली डज नॉट have share capital or shareholder, instead it has a members who act as a guarantor and who give an undertaking of a nominal amount in the event of winding up of the company. Is it very clear? ये लिख सकते हो आप, बोलो हाँ है ना। इजी लैंग्वेज है, सिंपल है, और ये इंस्टीट्यूट का ही आंसर है, मैंने मेरे मन से लैंग्वेज नहीं लगाया, इंस्टीट्यूट ने कहीं मॉड्यूल वगैरह में आंसर दिया उसके हिसाब से मैंने मेंशन किया है। इज इट वेरी क्लियर? दूसरा, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटी बिटवीन गारंटी एंड शेयर कैपिटल कंपनी। पहली सिमिलैरिटी, दोनों लिमिटेड कंपनी है। दूसरी सिमिलैरिटी, शेयर होल्डर दोनों में अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तीसरा सिमिलैरिटी, ये दोनों कंपनी के शेयर होल्डर्स को या गारंटर को हम मेंबर या ओनर मानते हैं। इज इट वेरी क्लियर? डिससिमिलैरिटीज के फॉर्म में तो बहुत है कि भैया यहाँ शेयर सर्टिफिकेट होता है, यहाँ गारंटी सर्टिफिकेट होता है, यहाँ आपको शेयर होल्ड करने के लिए सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पेड अप कैपिटल, अनपेड कैपिटल, कॉल्स इन अरियर, एडवांस कॉल, ये सब डिवीजन होगा। इधर वो ऐसा डिवीजन होगा क्या? नहीं, यहाँ पैसा पहले लाना पड़ता है, यहाँ पैसा बाद में लाना पड़ता है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे कुछ सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज मैंने डिस्कस किए। मैं आपको 1 मिनट दूंगा, कृपया इसको रीड कर ले। सिर्फ एक खास केस जो है, जो इंस्टीट्यूट ने दिया था, हालांकि मॉड्यूल में नहीं है पर क्वेश्चनर में मुझे जब प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस देख रहा था तब मेरे को ये मिला था। केस का नाम है नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू। इसके अंदर ये बोला गया है कि जैसे नॉर्मल कंपनी में आप जब शेयर ट्रांसफर करते हो तो प्राइवेट कंपनी ऑब्जेक्शन ले सकती है, पब्लिक ऑब्जेक्शन नहीं ले सकती, बिकॉज प्राइवेट में रेस्ट्रिक्शन होता है। उसी प्रकार गारंटी कंपनी में भी जब आप गारंटी ट्रांसफर करते हो तो गारंटी कंपनी ट्रांसफर के ऊपर ऑब्जेक्शन ले सकती है। गारंटी कंपनी हैव राइट टू डिसाइड कि कौन गारंटर बनेगा और कौन नहीं, और ट्रांसफर किसको होगा। इसके ऊपर केस है, केस याद रखना, एग्जाम में पूछा सकता है कि इसका नाम क्या है, बोले एक बार, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू। इज इट वेरी क्लियर? क्वेश्चनर में केस दिया है। एक बार मैं चाहूंगा सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज कृपया रीड कर लो, गो फॉर इट फास्ट। केस अगर हो सकता है तो नोट करके रखिएगा, या अगर आपके पास क्वेश्चनर है तो मार्क करके रखिएगा, और डेली क्वेश्चनर कृपया लाइएगा बच्चों, ठीक है, बिकॉज आपको मार्क्स उसके ऊपर ही मिलने वाले हैं, क्वेश्चनर से ही मार्क्स मिलेंगे, बाकी तो पूरा क्वेश्चनर के लिए बिल्टअप कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब हालांकि शेयर कैपिटल गारंटी कंपनी का जो डिफरेंस है वो टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हो, जो मैंने वाउ बुक में भी दिया है। अब वाउ बुक में देखो तो टेबल फॉर्म में शेयर कैपिटल और गारंटी कंपनी का डिफरेंस दिया होगा मैंने, है। पेज नंबर कौन सा है वाउ बुक का, बोलो। 1.4 पे दिया है, इफ यू वांट टू सी। अगर आप फास्ट ट्रैक बैच परचेस करते हो तो क्वेश्चनर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा बेटा आपको। आपका वाउ बुक, चार्ट बुक, क्वेश्चनर एंड वाउ कार्ड्स, ये चारों चीजें मिल जाएगी। चलो रीड कर लिया सबने? समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? इज इट? ये सुनो, अब ये तो सिंपल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसलिए इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं था। आगे केस स्टडीज आएंगे तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। आगे बढ़ू मैं इसके ऊपर। चलो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चंस भी काउंट करते जाइए तो पता रहेगा कितने देखे हमने। नेक्स्ट वाला है फ्री रिजर्व्स का डेफिनेशन। फ्री रिजर्व्स का डेफिनेशन ये बेसिकली एफ पर से डेफिनेशन है, कहाँ आ सकता है?
फॉरेन कंपनी 242 में है, फ्री रिजर्व्स 2 सबसेक्शन 43, ठीक है, फॉरेन कंपनी के इमीडिएटली बाद। फ्री रिजर्व्स का डेफिनेशन ये नॉर्मली डिविडेंड चैप्टर में आपके काम में आएगा, बिकॉज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। रेडी? फ्री रिजर्व, सब जन बोलेंगे, 1 2 3 बोलो, क्या है? फ्री रिजर्व्स मींस सच रिजर्व्स which as per the latest audited balance sheet of the company are available for distribution as a dividend provided any amount representing unutilized unrealized gain, notional gain, revaluation of the asset, इसे हम फ्री रिजर्व नहीं मानते। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट से आने वाला पैसा फ्री रिजर्व नहीं होता, बिकॉज वो कैश में रिसीव नहीं हुआ है। नॉर्मली फ्री रिजर्व हम वो मानते हैं जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है और जो कैश में अर्न किया है। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? इसके ऊपर एक और पॉइंट है बी वाला, एनी चेंज इन कैरिंग द अमाउंट ऑफ असेट और लाइबिलिटी recognized in equity including surplus in the profit or loss account, measurement of the assets or the liability at the fair value shall not be treated as a free reserve। सिंपल सी बात की है, कोई भी कैपिटल रिजर्व मतलब कैपिटल रिडक्शन वाला रिजर्व, आप अगर कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हो तो कैपिटल रिजर्व बनाते हो, वो वाला रिजर्व, सीआरआर वाला रिजर्व, रिवैल्यूएशन वाला रिजर्व, ये फ्री रिजर्व्स में काउंट किए नहीं जाते। इज इट वेरी क्लियर? ये सेक्शन कौन सा है? 2 सबसेक्शन नंबर 43, फ्री रिजर्व्स। चलो, ये होने के बाद में अगला वाला, फॉलोइंग आर सम ऑफ द सिक्योरिटीज इशूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम में सिमिलर, 2 से 3 बार सिमिलर क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको। एक काम करो, 1 मिनट लो और आराम से पढ़ो। मैं नहीं चाहता कि मेरे पढ़ने में तुम्हारा कंटेंट मिस हो जाए, इसलिए रीड करके देखो, फिर हम आंसर डिस्कशन पे आएंगे। क्वेश्चन रीड करो पहले, चाहिए तो आराम से रीड करना, समय लेकर रीड करना, पर एग्जाम में आने के चांसेस है इसके। कुछ वर्ड्स में मार्क कर रहा हूं, उनके ऊपर स्ट्रेस करना। क्वेश्चन रीड करना होने के बाद डन बोल दीजिएगा प्लीज। लाइव स्ट्रीम में भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब लोग? राइट साइड का कॉलम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है, ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ मतलब जिसको थोड़ा भी लैक ऑफ नॉलेज है उसके लिए दिया है वो, कि बस तू सुन के कंफ्यूज हो जाओ, काइंड ऑफ। कैसा लग रहा है सवाल? हट के हाथ में आ गई। इंस्टीट्यूट ने ये बाउंसर एक बार नहीं 2 3 बार दिया है। ये एक पढ़ लिया सवाल सबने? बोलो हाँ है ना? सिमिलर एक और दिखाता हूँ, ये पढ़िए। सिमिलर सा सवाल है, जब नाम चेंज है और टेबल चेंज है। सिर्फ कुछ वर्ड पे फोकस करना। नहीं, आज लेने वाले हो, उसीलिए तो क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्यों? डिफरेंशिएशन देखनी है इसलिए। कुछ चीजें पहले सवाल आए तो बाद में अच्छे से समझ में आती है। इट
मिनट पढ़ लिया सबने, डन कर दीजिएगा पढ़ने के बाद प्लीज। हो गया सबका? एवरीबॉडी डन? ओके, अब दोनों क्वेश्चन पढ़ लिए। देखो ये डेफिनेशन मैं आपको पहले भी समझा सकता था, पर आप उतने सीरियसली इसको समझते नहीं थे, ठीक है? तो कुछ चीजें जब दिमाग में तुम्हारे सवाल बनेगा ना, तभी काम की होगी, ठीक है? तो अब मैं पहले समझा दूं लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होता है। इसको समझाने के लिए ना मुझे पहले आपको बहुत अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग देना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली द लिस्टिंग इज। दिमाग में आपके जितने मिथ है उसको मुझे पहले क्लियर करना पड़ेगा। जब जब हम नॉर्मली कंपनी बनाते हैं, कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, फर्स्ट थिंग तो आपने प्रैक्टिकली डिजिट्स देखे हैं कल परसों एमसीए के बुलेटिन के हिसाब से, और उसके अंदर यह लिखा गया था जो हमने डिजिट्स देखे कि भैया अगर आज के डेट में 17 लाख कंपनीज एग्जिस्टिंग है तो उसमें से लगभग 16 लाख कंपनीज प्राइवेट है और लगभग 70 से 80 हजार कंपनीज सिर्फ पब्लिक है। बोलो हाँ या ना? तो जब कभी भी कोई कंपनी बनाएगा तो सीधा पब्लिक कंपनी बनाने की सोचेगा या प्राइवेट कंपनी बनाने की सोचेगा? मैं भी अगर कंपनी बनाऊंगा या आप भी अगर कंपनी बनाओगे तो आप कौन सी कंपनी बनाने की कोशिश करोगे? प्राइवेट। तो जब कभी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है 95% ऑफ टाइम्स चांसेस ये होते हैं कि वो प्राइवेट होगी। अगर प्राइवेट कंपनी खुद का बिजनेस सक्सेसफुली रन करती है, बिजनेस सक्सेसफुली क्या होता है? रन होता है। तो ऐसे सिचुएशन में देखो, बिजनेस अगर अनसक्सेसफुल रहा तो ये प्राइवेट कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? तो बात तो खत्म हो गई नहीं यहां पे। लेकिन अगर ये प्राइवेट कंपनी का बिजनेस सक्सेसफुल रहा तो ये प्राइवेट कंपनी सोचती है मैं एक्सपांशन करूं, और फिर वो जाके सोचती है कि मैं कौन सी कंपनी में कन्वर्ट हो जाऊं? बोले एक बार उसे पब्लिक। सो दिस इज कन्वर्जन टू पब्लिक। और मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, सुनिएगा, ये 70,000 पब्लिक कंपनी जो कल हमने डिजिट देखा था ना गाइस, उसमें से भी लगभग 20 से 25,000 कंपनीज कन्वर्टेड कंपनीज है, मतलब ओरिजिनली पब्लिक नहीं बनी है। 25,000 कंपनीज अगर कन्वर्टेड, मतलब ओरिजिनल इंडिया में आज के डेट तक रजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी सिर्फ 30 से 40,000 रजिस्टर्ड, मतलब बनते वक्त ही पब्लिक बनी। और वो भी कौन सी होगी बताओ? ये बड़े बड़े लोगों की जिनकी ऑलरेडी कोई दूसरी पब्लिक कंपनी लिस्टेड एग्जिस्टिंग है। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुकेश अंबानी हूं तो मैं बनाते वक्त प्राइवेट थोड़ी बनाऊंगा भाई। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? सो ये कंपनी का लाइफ है, पहले प्राइवेट बनती है, वो बहुत अच्छे से चलती है, जब वो अगर सक्सेसफुल रही तो वो कन्वर्जन कायम कर लेती है पब्लिक। अब जैसे ही पब्लिक में कन्वर्जन कर लेती है, लोग सोचते हैं पब्लिक बन गई मतलब लिस्टेड। प्लीज टू अंडरस्टैंड, पब्लिक कंपनी 7 मेंबर्स के साथ भी बन सकती है। पब्लिक बनते से ही ये जरूरी नहीं है इसके शेयर ट्रेडेबल हो जाएंगे। मुझे बताओ 70,000 कंपनीज आज के डेट में इंडिया में पब्लिक है, जिसमें से लिस्टेड सिर्फ 6,200 है जिसके शेयर्स आप ट्रेड करते हो। व्हाट अबाउट रिमेनिंग 64,000 कंपनीज? इनके शेयर कोई ट्रेड नहीं करता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में मिथ होता है, आई नो यू आर इन द फास्टैग और आपको ये क्लियर होगा, बट फिर भी एक बार मैं इसको बोल दूं, पब्लिक कंपनी बनने से आप ट्रेडेबल नहीं बन जाते हो, पब्लिक कंपनी बनने से आप ट्रांसफरेबल बन जाते हो। जो पहले ट्रांसफर के ऊपर प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन था शेयर ट्रांसफर पे, अब वो रिस्ट्रिक्शन हट गया, अब आपके शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, पर अभी तक आप ट्रेडेबल नहीं हो, आप ट्रांसफरेबल हो चुके हो। ट्रेडेबल बनने में और समय है, तो आप ट्रेडेबल कब बनते हो? जब ये पब्लिक कंपनी का वैल्यू बढ़ाने की इच्छा होती है। इसके प्रमोटर्स को ऐसा लगता है यार कंपनी तो बन गई, बिजनेस भी चल रहा है, पर अब हमें हमारे शेयर की वैल्यू चाहिए, अभी हमें हमारा जो वैल्यू है एक्चुअल बिजनेस का वो चाहिए। अब बिजनेस का वैल्यू कैसे बन सकता है? शेयर वैल्यू से। और शेयर का वैल्यू कैसे बनेगा? डिमांड से। और डिमांड कैसे बनेगी? जब आप जाओगे पब्लिक इशू के लिए। सो प्लीज डू अंडरस्टैंड, पब्लिक कंपनी बनना एंड पब्लिक इशू करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप पब्लिक कंपनी तो बन जाओगे, पर जब आप आईपीओ लाओगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तब एक चीज आपको कंपलसरी हो जाती है, वो है आपको खुद के शेयर डीमैट में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। एक और चीज कंपलसरी हो जाती है कि आपको इन शेयर्स का ट्रेडिंग करना पड़ता है, और एक और चीज कंपलसरी हो जाती है, इन शेयर्स को ट्रेड करने के लिए आपको इन शेयर्स का लिस्टिंग करना पड़ता है। सो पब्लिक इशू के साथ ये 3 चीजें लग के आती है, पब्लिक इशू, डीमैटेरियलाइजेशन, लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग। ये होना ही है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पब्लिक इशू कर रहे हो और आप डीमैटेरियलाइजेशन, लिस्टिंग, ट्रेडिंग ना करो। इंडिया में अलाउड नहीं है। सेबी बोलता है तुम पब्लिक इशू कर रहे हो तो डीमैटेरियलाइजेशन कंपलसरी है, लिस्टिंग कंपलसरी है, ट्रेडिंग कंपलसरी है, अदरवाइज पब्लिक का पैसा कभी भी ठप हो जाएगा। और पब्लिक के पैसे के साथ सेबी रिस्क नहीं ले सकता, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
इसीलिए पब्लिक कंपनी बनना और पब्लिक इशू करना, इसमें डिफरेंस है। पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हो सकता है, लिस्टेड नहीं होगी, या अनलिस्टेड भी हो सकती है। लेकिन आप जब पब्लिक इशू करते हो तो लिस्टिंग ये लग के आता है। बिना लिस्टिंग का पब्लिक इशू पॉसिबल ही नहीं है, बिना डीमैटेरियलाइजेशन का पब्लिक इशू पॉसिबल नहीं है, बिना ट्रेडिंग का पब्लिक इशू पॉसिबल नहीं है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोले यस और नो। अब ये चीज मैं आपको पूरे तरीके से बोल रहा हूं इक्विटी शेयर्स के लिए। काय के लिए बोल रहा हूं बोले एक बार से इक्विटी, पर ये चीज पब्लिक कंपनी इक्विटी के लिए करती है, पर प्राइवेट कंपनी ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी कर सकती है, जैसे डिबेंचर्स। ये जो मैंने आपको प्रोसेस बोला ये तो इक्विटी शेयर्स के लिए बोला, पर ये चीज कोई भी कंपनी, पब्लिक प्राइवेट ओपीसी छोड़ के, ऑब्वियसली पब्लिक प्राइवेट कोई भी कंपनी डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी कर सकती है। और ऐसे सिचुएशन में आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी लिस्टेड हो सकते हो। जैसे मैंने मेरे कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर दिए और मैंने उसको लिस्ट कर दिया, ट्रेड करो डिबेंचर। अब प्रॉब्लम यह है डिबेंचर का वैल्यू फिक्स होता है, इस वजह से उसको कोई ट्रेड नहीं करता। कौन ट्रेड करे तुम्हें बताओ? ये डिबेंचर के ऊपर 8% इंटरेस्ट मिलने वाला है, कंपलसरी, खत्म। ट्रेड करोगे कह रहे? अच्छा, रीपेमेंट के लिए भी कंपनी के पास जाओगे तो भी 8% इंटरेस्ट मिलेगा, और तो भी डिबेंचर का 10 रुपए का वैल्यू है, फेस वैल्यू वही मिलेगा ना वापस। तो ट्रेड कौन करना चाहेगा? तुम शेयर ट्रेड इसलिए करते हो क्योंकि तुमको कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? पर डिबेंचर्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी आपके लिस्ट होते हैं। इसलिए मैंने कल आपको बोला था डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड आप गूगल पे सर्च करना, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। आप उस म्यूचुअल फंड को पैसा दो, वो इक्विटी शेयर में डालता ही नहीं है, वो डालेगा डेट इंस्ट्रूमेंट में, डिपॉजिट में, डिबेंचर में, वहां से फिक्स्ड इनकम लाके आपको देगा। उसका रिटर्न 7-8% से ज्यादा नहीं जाता। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? इज इट वेरी क्लियर? अब ये पूरा जो क्वेश्चन आपने दो पढ़े ये इस डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है और ये इक्विटी शेयर्स के ऊपर है कि लिस्टिंग कैसे होगा। अब मैं आपको एक और चीज बोल दूं, जब भी आप इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों इशू करने की कोशिश करते हो, ये दो तरीके से इशू हो सकता है। ये कितने तरीके से इशू हो सकता है? दो। एक तो आप इसको प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू कर सकते हो, या आप इसको पब्लिक इशू में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इक्विटी इशू करो या डिबेंचर इशू करो, दो तरीके से कर सकते हो। एक तो प्राइवेट प्लेसमेंट, नहीं तो पब्लिक इशू। मैं हूं नया इनोवेटर, एक शार्क टैंक वाला एक किस्सा बोलता हूं आपको 1 मिनट के लिए, इससे आपका नॉलेज बनेगा और नॉलेज के ऊपर कंसेप्ट की बिल्डिंग बनेगी तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। शार्क टैंक में एक बंदा था जिसने वुमन सैनिटरी पैड से, मतलब जो डिस्पोज वुमन सैनिटरी पैड है, जो बायोलॉजिकल मतलब हैजार्ड्स बनते हैं, उससे उसने रीपैकिंग मटेरियल बनाया। खुद के घर से उसने खुद का 1-8 करोड़ रुपए लगाया, गवर्नमेंट से ग्रांट लिया 70 लाख का, और एक ऐसा मशीन बनाया जो पूरे बायोलॉजिकल वेस्ट को कन्वर्ट करके पैकिंग मटेरियल्स बनाए शिपमेंट्स के लिए। आपको पता है उस बंदे को शार्क टैंक के 5 जजेस मिल के फंडिंग करने के लिए रेडी थे, चेक लेके रेडी थे। तो सिर्फ बता अमाउंट कितना चाहिए। ऐसा आइडिया उसने लाया था। एपिसोड आपने देखना, कभी आपने सर्च करके देखना शार्क टैंक का एपिसोड, कई सारे बच्चों ने ये देखा भी होगा। अमेजिंग आइडिया, बंदे ने 3 साल इसके ऊपर दिए, 4 साल दिए, एक ऐसा मशीन बनाया और वो मशीन पूरा का पूरा कन्वर्जन बनाता है। अब बायोलॉजिकल वेस्ट सारे लोग फेंक रहे हैं, इसने उसको प्रोडक्ट बना दिया पैकिंग मटेरियल के फॉर्म में। और हर एक कंपनी को सीएसआर एक्टिविटी पे खर्च करना पड़ता है। तो ये बंदा करता क्या है, ये भेजता है खुद के कंटेनर, सैनिटरी पैड या बायोलॉजिकल वेस्ट कलेक्शन के पूरे कंटेनर्स कंपनीज को लीज करता है, उसके ऊपर भी कंपनी से रेंट मांगता है। फॉर एग्जांपल, ये मेरा एक कंटेनर है, मैं भेज दूंगा, आप इसके अंदर सारी वेस्ट डालिए, पर ये कंटेनर का रेंटल है 700 रुपए पर डे, या कंटेनर का रेंटल है 500 रुपए पर डे। और कंपनी इसके लिए पैसा देने के लिए रेडी है, क्योंकि कंपनी को सीएसआर के ऊपर 2% वैसे भी स्पेंड करना है। तो कंपनी बताती है हमने सीएसआर कर दिया, वुमन प्रोटेक्शन कर दिया, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स को हमने ठीक कर दिया। तो उसका इतना जबरदस्त वेंचर बेचा गया, इतना जबरदस्त फंडिंग मिला, उसको ब्लैंक चेक लिख के देने के लिए रेडी थे। तो अमाउंट डाल दे, हम रेडी है। क्यों? क्योंकि सारे शार्क्स को यह पता था कि ये बंदा सीएसआर में भी क्वालिफाई हो रहा है, दूसरा ये नेचर को भी ठीक कर रहा है, तीसरा इसका प्रोडक्ट वेस्ट से कुछ अच्छा बनाने का आ रहा है, रिन्यूएबल चीज है। इसलिए सारे ब्लैंक चेक लेके खड़े थे, तू ले ले भाई जितना पैसा चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? अब मुझे बताओ, आप शार्क टैंक में गए और आप ये पैसा उठा रहे हो, ये पब्लिक इशू कर रहे हो, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो? कि अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया, कल जाके शार्क्स चाहते हैं कि शार्क्स ने इसके अंदर समझो 10 करोड़ रुपए डाले, वो बंदे को 10 करोड़ दिए। अब कल शार्क्स इसका वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए इस शेयर को लिस्ट कर रहे हैं किसी स्टॉक एक्सचेंज पे। क्यों? क्योंकि शार्क्स कल इसको बेचना भी चाहेंगे ना। उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया, खुद क्या मतलब बहुत अच्छा वेंचर इसलिए किया या पैसा कमाने के लिए किया? तो कल जाके जब लिस्ट करेंगे तो बेचना भी चाहेंगे ना भाई। बोलो हाँ, है ना? अब सवाल ये है, क्या ऐसे कंपनी ने जिसने प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, इसको हम लिस्टेड कंपनी मानते हैं क्या?
या हम जिसने सिर्फ पब्लिक इशू किया है उसको लिस्टेड मानेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले बोला पब्लिक इशू के साथ डीमैटेरियलाइजेशन, ट्रेडिंग और लिस्टिंग आता है, पर प्राइवेट प्लेसमेंट के साथ ये आना जरूरी नहीं है। भले ही वो प्राइवेट प्लेसमेंट हो, सॉरी भले ही शेयर बाद में लिस्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आपने इशू कौन सा किया था? प्राइवेट प्लेसमेंट। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? तो आपने शार्क टैंक को शेयर देना और पब्लिकली किसी को भी शेयर देना, दोनों में बहुत फर्क है। अब मैं चाहूंगा ये दोनों सवाल वापस से पढ़े, वापस से पढ़े। अब आपको सवालों की क्लैरिटी आएगी, फर्स्ट टाइम जिंदगी में आपको सवालों की क्लैरिटी आएगी कि भैया हमने जो पहले सवाल पढ़ा था और अभी जो सवाल पढ़ा उसमें फर्क क्या है। कौन से टाइप की सिक्योरिटीज है वो छोड़ दो, किस वे में इशू किया है उसके ऊपर फोकस करो। और किसने किधर होल्डिंग किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वे ऑफ इशू मायने रख रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? अभी अब क्वेश्चन समझ में आया। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या कहीं पे भी पब्लिक इशू का जिक्र किया था? क्या कहीं पे भी पब्लिक इशू का जिक्र किया था? नहीं। तो कहीं पे भी लिस्टिंग का जिक्र आएगा क्या? अगर पब्लिक इशू ही नहीं है तो क्या मैं इसको लिस्टेड मानूं? तो ये सारे अगर प्राइवेट प्लेसमेंट में है तो मैं इनको क्या लिस्टेड कंपनी मानूं? लॉजिकली बोलना, क्या मानना चाहिए? मैंने अगर शार्क टैंक वालों को शेयर दिए, उन्होंने बोला होगा कि लिस्टेड ऑन सी, ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया है भाई, जो दिया है ना कि शेयर लिस्ट किए, कुछ भी लिखा होगा यहां पे कि लिस्टिंग, एक आधा वर्ड यहां पे ऐड कर दिया होगा लिस्टिंग। या देखो नीचे के क्वेश्चन में हो सकता है इशूड इन द टर्म्स, ये देखो हैज लिस्टेड इट्स नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, पर आगे वर्ड क्या यूज किया है? प्राइवेट प्लेसमेंट। भाई तुमने जब ये लिस्टेड तो बाद में हुआ ना, वो तो शार्क टैंक वालों ने लिस्ट किया कि मेरे शेयर बेच दे भाई, पर तुमने इशू का पब्लिक इशू में किया था, प्राइवेट प्लेसमेंट में किया था, तो क्या इसको लिस्टेड मानेंगे? अब लॉजिकली बताओ, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट लिखा है तो क्या ये लिस्टेड हो सकता है? मैंने अगर दिया, जो हमारी शार्क टैंक वाले उसमें से 2-3 लोग, अमन, कौन कौन है वो, अमन गुप्ता, मैंने अगर अमन गुप्ता को शार्क टैंक में शेयर्स दिए तो क्या मैं इसको लिस्टेड मानू? कह रहे हाँ, अमन गुप्ता बाद में उसको स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करेगा और खुद का सेल आउट करेगा, वो बात अलग है। मैंने क्या किया था? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो क्या मैं इसको लिस्टेड मानूं? क्या लॉजिकली क्या प्राइवेट प्लेसमेंट में लिस्टिंग आना चाहिए? जो जोर से बोलो, आना चाहिए? नहीं। अब ये अगर आपका लॉजिक क्लियर है ना, तो अब मैं आपको बोल सकता हूं कि आपको लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन समझ में आएगा। अब आपको लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन समझ में आएगा, इसके पहले समझना बहुत मुश्किल था। अब जरा गौर से पढ़िएगा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू रूल 2A ऑफ द कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ डिटेल रूल्स, रूल्स के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ऐसा ही नहीं हवा में। ये रूल्स बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन क्या है? द कंपनी हुज शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। एक लाइन में खत्म है, क्या फायदा इसका? इसलिए रूल्स को देखना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन स्पेसिफिकेशन रूल्स 2014, द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनी शॉल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी। नीचे दिए गए कंपनीज को हम लिस्टेड कंपनीज का दर्जा नहीं देते। कौन सी कंपनीज? पब्लिक कंपनीज विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ऐसी पब्लिक कंपनी जिसने खुद के इक्विटी शेयर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं डाले, उसको आप लिस्टेड मत बोलो। साथ में बट हैव लिस्टेड देयर, अगर उन्होंने इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं किए हैं पर उन्होंने डेट इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट पे जो दिए थे वो लिस्ट किए हैं, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे दिए थे वो लिस्ट किए हैं, या बोथ कैटेगरीज लिस्ट किए। मतलब आप देखो, ओरिजिनल इक्विटी शेयर आपके लिस्टेड नहीं है, आपने डेट इंस्ट्रूमेंट लिस्ट किया है या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लिस्ट किया है, वो भी कौन से? जो आपने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू किए थे वो लिस्ट किए। उल्लू बना रहे हो क्या? बात सीधी है ना भाई, उल्लू बना रहे हो क्या? आपको लिस्टिंग का डेफिनेशन क्या पूछा था? इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड चाहिए। आपने क्या किया? दिया अमन गुप्ता को, आपने दिया वो शुगर वाली, आई एम आउट ऑफ दिस, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, यस और नो, आपने उसको दिया और आप बोल रहे हो कि ये शेयर आप स्टॉक मार्केट पे डाल दो, तो क्या वो लिस्टिंग माना जाएगा क्या? ये है क्लियर डेफिनेशन लिस्टिंग का। इज इट वेरी क्लियर गाइस? समझ में आ रहा है? अब इसको याद करना, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर 2-3 सवाल है और मुझे ऐसा लगता है कभी भी टफ पेपर आएगा ना, वो आपको ये रूल पूछने ही वाले हैं। क्योंकि मुझे बताओ, अभी तक तुमने अगर पढ़ा भी होगा तो क्या तुमने ये रूल वाला सिचुएशन सुना होगा? ऐसा भी कोई केस बन रहा है और ये पूछा है, मन से नहीं लगा रहा हूं। आरटीपी 22, आरटीपी एमटीपी 22 का सवाल है। नीचे भी अगर आप दूसरा देखो तो नवंबर 22 में पूछा गया सवाल है। ऐसा नहीं है मन गढ़ंत केसेस बना रहे अपन।
इज इट वेरी क्लियर? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सुनो। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है इनके आंसर्स की, तो अब आप इनके आंसर्स पढ़ सकते हो एनालिसिस के साथ में क्या बोला है, ठीक है? पूरा का पूरा रीड कीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आएगा। गो फॉर इट फास्ट। जी, लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आएगा? कमेंट करके बोलिएगा प्लीज। ट्रैक करूं? विच वन? ओके, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर आपके शेयर्स नहीं है पर जुरिसडिक्शनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो भी उसको लिस्टिंग नहीं माना जाता। अच्छा, जुरिसडिक्शनल स्टॉक एक्सचेंज पता है आपको? अच्छा ओके फाइन, ये क्वेरी आ सकता है। फाइन ओके, हाँ, इसलिए आपको समझना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ठीक है? सी वाले पॉइंट का क्वेरी आया है सबका, मैं एक बार मेंशन कर दूं। जब आपके इक्विटी शेयर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होते हैं तो ही आपको लिस्टेड मानते हैं। और इंडिया में रिकॉग्नाइज और डी रिकॉग्नाइज दोनों स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट करते हैं। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज मतलब गवर्नमेंट अफिलिएटेड स्टॉक एक्सचेंज, गवर्नमेंट बोलता है ये अच्छे है, इट इज एज गुड एज आईएसआई मार्क। समझ में आ रहा है? ये सर्टिफिकेशन टाइप से, गवर्नमेंट ने बोल दिया स्टॉक एक्सचेंज भारी है तो भारी है, ठीक है? फिर लोगों का भरोसा भी आएगा ना भाई। मुझे बताओ, गवर्नमेंट ने बोला ए वाला स्टॉक एक्सचेंज मस्त है और बी वाले को हम नहीं जानते, तुम कहां इन्वेस्ट करोगे? बात खत्म। इज इट? अब आपको शायद नहीं पता पर इंडिया में 25 स्टॉक एक्सचेंज है, 35, आई एम वेरी सॉरी, 35, जिसमें से 8 स्टॉक एक्सचेंज हार्डली रिकॉग्नाइज्ड है एंड लगभग 27 स्टॉक एक्सचेंज डी रिकॉग्नाइज्ड है। मैं एक बार आपको लिस्ट दिखा दूं तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आएगा, ठीक है? सो बोर्ड के ऊपर सिर्फ फोकस करना। फिर फोकस करना, लिस्ट ऑफ एक्सचेंजेस इंडिया, सेबी के वेबसाइट के ऊपर ही स्ट्रेट अवे मिल जाएगा आपको। लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये ट्राई करते हुआ नहीं, ये हाँ सी दिस, ये है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज डी रिकॉग्नाइज का डिफरेंस क्रिएट करके दिया है। सी दिस, लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, पहला कौन सा है बोले एक बार? बीएससी। दूसरा कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। साथ ही एक्सचेंजेस है जो परमानेंट और रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है? साथ ही है। और नीचे पूरे 27 ऐसे एक्सचेंजेस है जो डी रिकॉग्नाइज्ड है। 27 से 28, हाँ 28 एक्सचेंजेस सारे डी रिकॉग्नाइज पर ये एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें आपको बेस्ट वाला बताओ, नंबर 13 पढ़ो, पुणे का भी स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट करता है। आपको इधर ये जो बिल्डिंग है ना, हालांकि मैं लाइव स्ट्रीम वालों को दिखा नहीं सकता, पर ये बिल्डिंग के पीछे के 2 गलियों में जाओ, आपको पुणे स्टॉक एक्सचेंज का हेड ऑफिस मिलेगा, सामने एक सांड लगा के रखा है उन्होंने। इज इट वेरी क्लियर? वो पुणे स्टॉक एक्सचेंज, उसका ट्रेडिंग मेंबर ओनर पुणे स्टॉक एक्सचेंज का फर्स्ट फ्लोर पे प्रेस्टीज पॉइंट पे एनजी राठी करके, ठीक है? तो ये भी ऐसे स्टॉक एक्सचेंज है पर ये डी रिकॉग्नाइज्ड है। अब ये डी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो 28 है, इसके ऊपर अगर आपके इक्विटी शेयर लिस्टेड है तो आपको लिस्टेड नहीं माना जाता।
मतलब आपने पुणे स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर लिस्ट कर दिए, यू आर नॉट लिस्टेड। आपने गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज या हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज इनके ऊपर शेयर लिस्ट किए, यू आर नॉट लिस्टेड। पर आपने ऊपर के 7 स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर किधर भी शेयर लिस्ट किए हैं तो ही हम आपको लिस्टेड मानते हैं, और वो भी इक्विटी शेयर, प्राइवेट प्लेसमेंट वाले प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स नहीं। अब समझ में आया पक्का? इज इट वेरी क्लियर, यस और नो? तो ये सी पॉइंट उससे कनेक्टेड है। अब वापस से चाहिए तो पढ़ो, गो फॉर इट फास्ट। डीरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लोग ट्रेड क्यों करते हैं? मैन्युपुलेटर्स, ब्रोकर्स और मार्केट में जबरदस्त पैसा ठोकने वाले जो लोग होते हैं वो डीरिकॉग्नाइज में ही ट्रेड करते हैं, उनको मैनिपुलेशन के ज्यादा चांसेस मिलते हैं। सिंपल, जहां गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, सेबी रेगुलेटेड है, वो आपको मैनिपुलेशन करने देगा क्या? जो रेगुलेटेड नहीं है, होल पावर इज अवर, जो करना है करो। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? एंड दैट्स व्हाई यू कैन ट्रेड, वहां सब मैनिपुलेटर्स रहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ना गाइस, क्योंकि रिकॉग्नाइज हो गया तो फिर उसको मैनिपुलेशन अलाउड नहीं किया जाएगा। इज इट? दैट्स व्हाई। नहीं, ग्रे मार्केट इज डिफरेंट। ग्रे मार्केट को आप कह सकते हो अनलिस्टेड शेयर्स वगैरह नॉर्मली आप जहां से परचेस करते हो ना, जो लिस्ट होने वाले हैं, जैसे अब ओयो लिस्टिंग के बहुत सारे चांसेस बोले जाते हैं, ठीक है, पर ओयो अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। पर अब अगर आप ओयो अनलिस्टेड परचेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ग्रे मार्केट। या स्टॉक एक्सचेंज बंद होने के बाद आप अगर कोई ऑर्डर प्लेस करके फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स मूव कर रहे हो तो उसको ग्रे मार्केट कहा जाता है, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक मार्केट, आउट ऑफ 7 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अगर आप या डी रिकॉग्नाइज छोड़ के भी अगर आप कुछ कर रहे हो किसी भी फॉर्म में तो उसको ग्रे मार्केट कहा जाता है। इज इट वेरी क्लियर? डी रिकॉग्नाइज के ऊपर के ट्रेड ग्रे नहीं कहा जाते क्योंकि उसका डॉक्यूमेंटेशन ठीक होता है। ग्रे का मतलब क्या है? जिसका डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत है थोड़ी बहुत। इज इट वेरी क्लियर? जिसके एविडेंस में दिक्कत है, जिसको प्रूव करना मुश्किल है, ग्रे उसको कहा जाता है ना, कि ऐसा एरिया जो डाइसी है। इज इट? इसके आंसर पढ़ लो फास्ट। आंसर समझ में आ रहा है अभी? तो जिनके शेयर लिस्टेड नहीं है, अगर वो डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स भी लिस्ट करे, वो भी प्राइवेट प्लेसमेंट वाले, तो क्या ऑब्वियस सी बात है आप उसको लिस्टेड कंपनी मानोगे? नहीं। दूसरा, डी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अगर आपके शेयर्स वगैरह लिस्टेड है, क्या आप उसको लिस्टेड कंपनी मानोगे? नहीं। तो दोनों के आंसर सिमिलर आएंगे। आंसर समझ में आया है सबको? जोर से बोलो यस और नो। मतलब जितने पहले से थे, आप दोनों को समझ में थोड़ा दिक्कत आएगा, ठीक है, पर पहले से वाला समझ में आया है सबको अच्छे से? जोर से बोलो एक बार यस और नो। आइडिया क्लियर है? यस और नो। चलो अब मैं जा रहा हूं अगले सवाल के ऊपर, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ बिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला डेफिनेशन भी हमारा पेंडिंग है, हालांकि ये डेफिनेशन में आपका शेयर कैपिटल डिबेंचर चैप्टर में लेने वाला था, बट ठीक है, एक बार रीड कर लो, वहां वापस ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आयर में आया है तो पढ़ लेंगे एक बार, सब जन साथ साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3 बोलो क्या है? एवरी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो नोन एज अ मेंबर, while every member may not be considered as a क्या बोले एक बाजू से शेयर होल्डर। क्या ये सही है गलत है? एवरी शेयर होल्डर इज अ मेंबर while every member is not a shareholder। उल्टा है, सीधा है, सही है, गलत है? हर शेयर होल्डर मेंबर होता है? नो कि यस? नो सर, यस सर। क्या होता है बोलो? एवरी शेयर होल्डर इज अ मेंबर, ये सेंटेंस सही है, या एवरी मेंबर इज अ शेयर होल्डर ये सेंटेंस सही है? सोच के बोलना। एवरी शेयर होल्डर इज अ मेंबर इज राइट, और एवरी मेंबर इज अ शेयर होल्डर इज राइट? एवरी मेंबर इज अ शेयर होल्डर, बिकॉज मेंबर सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, तो वो तो शेयर होल्डर, पर एवरी शेयर होल्डर इज नॉट अ मेंबर, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहा तो क्या वो मेंबर माना जाता है क्या? नहीं। तो सेंटेंस में थोड़ा डाइसी बना है, उन्होंने एक्सप्लेन तो बोल दिया है पर खुद ही नशे करके सेंटेंस लिखा है, ठीक है। एक्चुअली ये थोड़ा अदरवाइज होना चाहिए, उल्टा सेंटेंस लिखा जाना चाहिए, ठीक है। आगे, एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट तो मुझे सही नहीं लग रहा कि एवरी शेयर होल्डर इज अ मेंबर इज नॉट राइट। हाँ, उल्टा लिखते एवरी मेंबर इज अ शेयर होल्डर, मैं मान सकता था, ठीक है। एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट एंड पॉइंट आउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसके लिए मेंबर का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। एक बार डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर थोड़ा गलत हुआ है यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है। सब जन पढ़ेंगे अ मेंबर से, 1 2 3 बोलो क्या है? अ मेंबर इन रिलेशन टू कंपनी मींस अ सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के मेमोरेंडम में सब्सक्रिप्शन क्लॉज में जिसने शेयर लिया है वो है, ठीक है। एंड एग्रीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी,
दूसरा, एवरी अदर पर्सन हु एग्रीज इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी हुज नेम इज एंटर्ड ऑन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर के लिए अगर आप सेक्शन ढूंढने जाओगे तो सेक्शन नंबर 88 है, चैप्टर नंबर है 7, रजिस्टर ऑफ मेंबर, इज इट। और तीसरा, एवरी पर्सन holding the shares of the company and whose name is entered as a beneficial owner, register of beneficial owner। याद आया सेक्शन नंबर कौन सा, सॉरी सेक्शन नंबर है 89 और बेनिफिशियल ओनर का रजिस्टर, सब्सटेंशियल बेनिफिशियल ओनर सुना है, बोलो हाँ या ना। सी, सिंपल है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का सेक्शन नंबर 88, एमजीटी फॉर्म नंबर कौन सा, बोले एक बार 1, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का, ठीक है। बेनिफिशियल और सब्सटेंशियल बेनिफिशियल ओनरशिप के जो रजिस्टर है वो बेन में आता है, बेन 1, बेन 2, बेन 3, याद आया। तो जब मैं आपको बेनिफिशियल ओनर पढ़ाऊंगा चैप्टर 7 में तब ये हो जाएगा, डोंट वरी। सो 3 लोग आपके शेयर होल्डर माने, मेंबर्स माने जाएंगे, कौन, सब जन बोलो, सब्सक्राइबर मेमोरेंडम का, दूसरा जिसका रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम है और जिसने राइटिंग में कंसेंट दिया है, और तीसरा जिसने राइटिंग में कंसेंट दिया और जिसका बेनिफिशियल ओनर करके नाम है। ये 3 लोग क्या बन सकते हैं, बोले एक बार, मेंबर। अब नीचे डिफरेंस देके रखा होगा आपका मेंबर और शेयर होल्डर का, थोड़ा सा दिया होगा, उसको एक बार रीड कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट, जो भी आपको समझ में आता है। या मेंबर और शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर का डिफरेंस समझ सकते हो, प्रेफरेंस और इक्विटी का डिफरेंस पता है ना, वो भी लिखा तो चलेगा, बिकॉज मेंबर शेयर होल्डर में वही फर्क है ना, ये सुनो। समझ में आ रहा है इस सबको, बोलो हाँ या ना। थोड़ा आज का कंटेंट हेवी लगेगा बिकॉज ऐसे डेफिनेशन है जो प्रोबेबली आपने पहले देखे नहीं होंगे, ठीक है, इस वजह से इनको थोड़ा सा हेवी, पर एग्जाम में पूछे इसलिए लेना जरूरी है। अब देखो ये वाला सवाल नवंबर 05 में पूछा गया था, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे भी सवाल आ रहे हैं। अब यहां से आपको थोड़ा सा ठीक 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 लगना शुरू हो जाएगा बिकॉज यहां से सारे डेफिनेशन हमने पढ़े हैं, ठीक है। आ जाओ, पहले तो इसको पढ़ते हैं अच्छे से, ये वाले सवाल। अच्छा, पिछले दोनों समझ में आए, ओके, एक बार मुझे दोनों डेफिनेशन बोल दो। लिस्टेड कंपनी में रूल नंबर कौन सा था, 2A, ठीक है। और 2A के अंदर बोला क्या गया था कि कौन सी कंपनी को लिस्टेड नहीं माना जाएगा, पहला तो जिसके इक्विटी शेयर्स रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है। इक्विटी शेयर और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज दोनों टर्म लिखना जरूरी है। लिस्टेड नहीं है, हालांकि अगर उसने प्राइवेट प्लेसमेंट में डिबेंचर इशू किया और वो लिस्टेड है तो भी उसको लिस्टेड माना नहीं जाएगा। उसने प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो भी उसको लिस्टेड माना नहीं जाएगा। और जिस कंपनी के इक्विटी शेयर डी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है, डी रिकॉग्नाइज, उसे भी लिस्टेड माना नहीं जाएगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, मेंबर का डेफिनेशन पढ़ा। मेंबर के डेफिनेशन कौन सेक्शन में, एम पर से डेफिनेशन है, कौन सा सेक्शन है, 2, सबसेक्शन नंबर कौन सा, 55, याद रखने के लिए आसान, ठीक है। तो क्या क्या आता है मेंबर में, सबसे पहला सब्सक्राइबर, ठीक है। दूसरा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिसका नाम है और जिसने राइटिंग में कंसेंट दिया, राइटिंग में कंसेंट भूलने का नहीं, ठीक है, वो लिखना जरूरी है। और तीसरा, बेनिफिशियल ओनर में जिसका नाम है और जिसने राइटिंग में कंसेंट दिया है। इज इट वेरी क्लियर, दोनों डेफिनेशन समझ में आए, पक्का जोर से बोलो यस और नो। मैं स्क्रीनशॉट्स इसके शेयर कर दूंगा, हालांकि आपके बुक में भी दिए हुए होंगे, ठीक है। अब जाते हैं अगली चीज के ऊपर, आदित्य वाला, रेडी, सब जन साथ साथ में सवाल पढ़ेंगे। ओपीसी का सवाल है, बहुत सिंपल है, 1 2 3 बोलो क्या है। मिस्टर आदित्य had incorporated a one-person company 7 जुलाई 2021. Mr. Yash was named as a nominee in the memorandum of the said one-person company. Now, Mr. Aditya, considering a perpetual nature of the company, desires to appoint ABC Private Limited as a nominee instead of Mr. Yash. हो सकता है क्या? आदित्य की ओपीसी थी, आदित्य की ओपीसी में उसका बच्चा यश नॉमिनी था, अब वो यश को नॉमिनी हटा के प्राइवेट कंपनी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं। बना सकते हैं क्या, ओपीसी में चलता है क्या स्टेटमेंट था, कल मॉड्यूल का स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाया था, क्या स्टेटमेंट था, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज नॉट अ माइनर बट सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर रेसिडेंट और नॉट, याद आया, वही बंदा सिर्फ ओपीसी में मेंबर और क्या बन सकता है, नॉमिनी। और अगर आपको सिटीजन का, रेसिडेंट का मतलब चाहिए कितने दिन, 120 डेज, पर क्या ये मैंडेटेड है 120 डेज, नहीं, ये क्या है, रिकमेंडेड। समझ में आ रहा है पक्का सबको, जोर से बोलो सुनो। देखो नीचे आंसर सेम है, ये तो बहुत आसानी से टैकल हो जाएगा। सेक्शन कौन सा है ओपीसी का, 262, बहुत बढ़िया। जम गया आंसर, बोलो हाँ है ना, एवरीबॉडी यस और नो। चलो अगले वाले सवाल के ऊपर जाते हैं। अब यहां से तो इजी बीजी है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन पूछा है, बोल सकते हो क्या। चलो प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन है,
टू सबसेक्शन नंबर 68। एक बार डेफिनेशन बोलो। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड हु बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तीन चीजें, पहला रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, दूसरा लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, उसमें भी जॉइंट होल्डिंग इज कैलकुलेटेड एज 1, प्रेजेंट पास्ट एम्प्लॉय शॉल नॉट बी काउंटेड एंड इन्विटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? बोलो हाँ है ना। पब्लिक का डेफिनेशन क्या है? पब्लिक कंपनी वी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बट which is not a private company having minimum members 7. A subsidiary of a public company which is a private company is also considered as a deemed public company. दोनों डेफिनेशन याद है, आराम से लिख पाओगे गाइस। चलो अगला क्वेश्चन, डिफाइन अ प्राइवेट कंपनी अगेन, लिख पाओगे आराम से। अच्छा, यहाँ एग्जाम्पशंस ऑफ प्राइवेट कंपनी भी पूछा है कि कंपनीज एक्ट में प्राइवेट कंपनी के कितने एग्जाम्पशन है, और यहाँ मैंने लिस्ट भी दिया है, पर ये लिस्ट तुमको समझ में ही नहीं आएगी जब तक तुम पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते। Are you guys understanding? और उसमें तो कुछ कुछ सीए फाइनल के एग्जाम्पशन देके रखे। इंस्टीट्यूट ने ये सवाल इंटर पे क्यों पूछा, मैं आज तक क्वेश्चन मार्क में हूँ। ठीक है, आप देखो ना, 177 नंबर का सेक्शन सीए फाइनल, 149 सेक्शन सीए फाइनल, 165 सेक्शन सीए फाइनल, 178 सेक्शन सीए फाइनल, सारे इंस्टीट्यूट ने सीए फाइनल के आंसर देके रखे। ये नहीं होना चाहिए, पर एक आधा ऐसा हादसा आपके साथ हो सकता है, तो रेडी रहिए, क्योंकि किसने प्रॉमिस किया कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछेंगे? वो तो इंस्टीट्यूट का फोर्टे है अपने। इज इट? वही तो उनका मेन काम है कि क्वेश्चन 1 पूछो और क्वेश्चन 1 में कंपलसरी पहला आउट ऑफ सिलेबस दे दो कि जो पढ़ के नहीं आया वहीं से वापस चला जाए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। नेक्स्ट वन, अगला वाला। अब ये सवाल बहुत काम का है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। रेडी? 1 2 3 सब जन साथ में 1 2 3 बोलो। क्या है? ऐसे 5-6 सवाल है, देखो एक ही बार में दिखा दू। ये 1, ये 2, नीचे और आएगा, ये देखो नंबर ऑफ मेंबर्स 3। ठीक है, आगे भी होगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, 3-4 बार तो मिनिमम पूछा गया है। ठीक है, तो सवाल बहुत अच्छे से टैकल करना। आ जाइए, लेट्स गो। स्पार्कल इन्फोटेक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी हैविंग 76 मेंबर्स इन अ कंपनी एज स्टेटेड बिलो। प्राइवेट कंपनी 2 सबसेक्शन 68 का पॉइंट नंबर 2 के प्रोविजोस जॉइंट होल्डिंग एंड एम्प्लॉय शॉल नॉट बी काउंटेड के ऊपर सवाल पूछा है। देखते से ही समझ में आना चाहिए। Director and their relatives 36, employees 12, ex-employees 8, 7 couples holding jointly in the name of husband and wife, 7 दूने 14, 14 लोग बोले हैं and others 6। अब नीचे पूछा है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 76 है, फिर पूछा है क्या प्राइवेट कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर कितने। हालांकि उन्होंने कन्वर्जन का सवाल पूछा है, पर कन्वर्जन आपका हुआ नहीं, तो आप फिलहाल से मेंबर कैलकुलेट करके बताइए कितने माने जाएंगे, बताओ जरा। एवरीवन प्लीज कैलकुलेट। ओके, सबसे पहले डायरेक्टर और उनके रिलेटिव्स काउंट करें क्या? 36। डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज नहीं होते। एम्प्लॉइज मतलब जो लोग पेरोल पे होते हैं, डायरेक्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, पेरोल नहीं होता है। ठीक है, तो 36 डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को मेंबर माने, डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स को मेंबर माने। क्यों डायरेक्टर और रिलेटिव को मेंबर क्यों नहीं माने? उन्होंने शेयर होल्ड किए हैं, मानना चाहिए, क्या दिक्कत है? एम्प्लॉय थोड़ी है, सी एम्प्लॉय रहते तो दिक्कत रहता ना। ये देखो ऐसी चीजें कंफ्यूजन करने के लिए डालते ना, हो गया कंफ्यूज। क्या डायरेक्टर पेरोल पे होते हैं? सब जन बोले पेरोल पे होते हैं, नहीं। तो क्या वो एम्प्लॉइज है? डायरेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो प्रोफेशनल्स है। और हमने रेस्ट्रिक्शन किस पे लगाया है? एम्प्लॉय या प्रोफेशनल्स पे? एम्प्लॉइज पे। प्रोफेशनल पे रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं। तो इन्हें मेंबर मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? हाँ। तो डायरेक्टर रिलेटिव 36 काउंट करनी चाहिए, यस। दूसरा, एम्प्लॉइज 12 काउंट करनी चाहिए, नहीं। तो अभी भी डिजिट 36 है। तीसरा, एक्स एम्प्लॉइज कितने? 8, क्या मानने चाहिए? नहीं। ठीक है, शेयर होल्डिंग है ना उनका पहले से, इज इट नो? 7 कपल होल्डिंग जॉइंटली, टोटल 14 माना है, 7 ही मानेंगे। तो 36 + 7 कितना हुआ? 43। 43 और अदर्स कितना? 6, कितना हुआ? 49 आना चाहिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, राइट? क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, 49 इज अ राइट आंसर। इंस्टीट्यूट ने भी 49 दिया है, पर लिखोगे कैसे? दैट इज अ क्वेश्चन। तो नॉर्मली जब ऐसा सवाल आए तो ऐसे लिखना चाहिए। पहले प्रोविजन में आपने डेफिनेशन पूरी प्राइवेट कंपनी की लिखनी चाहिए, और जहां पे भी लॉ के पेपर में कैलकुलेशंस आए, डिविडेंड चैप्टर में कैलकुलेशन आएंगे, फेमा में कैलकुलेशन आएंगे, ठीक है, शेयर कैपिटल में कैलकुलेशन आएंगे, ये सारे चैप्टर जहां पे भी कैलकुलेशन आएंगे आपने टेब्यूलर फॉर्म में ही लिखना चाहिए। ठीक है, अब ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट हुआ। इसके ऊपर प्रोविजन जो है, मैं आपको जब फॉर्मेट एक्सप्लेन करूंगा आपको आइडिया आएगा। प्रोविजन में आप डेफिनेशन लिखोगे, एक्सप्लेनेशन में पूरा ब्यौरा लिखोगे, और नीचे आंसर आप सेपरेटली लिखोगे, जिसमें आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर 49, सो सच अ कंपनी कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। इज इट वेरी क्लियर?
सबको समझ में आ रहा है? मैं इसका भी स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर देता हूँ, सो आपको दिक्कत नहीं होगी। किसी को चाहिए तो फोटो निकाल लो अभी। ठीक है, ये वाला सवाल समझ में आया? अब देखो ऐसे कितने पूछे गए हैं, ये एक हो गया, ये दूसरा सिमिलर सवाल है। अब इसमें सिर्फ नंबर अल्टर कर दिए उन्होंने, बाकी कंटेंट सेम है। बोलो हाँ या ना? सिर्फ नंबर अल्टर कर दिया। डायरेक्ट रिलेटिव सेम है, एम्प्लॉय 26 कर दिया, एक्स एम्प्लॉय 15 कर दिया, मेंबर्स होल्डिंग जॉइंटली 14 एंड अदर बोले 137। अब ये 200 के हिसाब से दिया है उन्होंने। ठीक है, कि 200 मेंबर्स में काउंट किया जाएगा कि नहीं, तो आराम से कैलकुलेट कर पाओगे बच्चों। तो ये आज का पहला होमवर्क है। ठीक है, फोटो खींच लो। जब आप एक आज सॉल्विंग करोगे तो ये पहली चीज आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, फोटो खींच लो होमवर्क करके। इसका भी स्क्रीनशॉट दे दूं, नहीं तो वो भी भूल जाएंगे। सॉरी, होल्ड, खींच लो। इसको आपको कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, और जो मैंने टेबुलर फॉर्म बोला उसी फॉर्म में मुझे चाहिए। पहली बात, ऊपर प्रोविजन में क्या लिखना है? सब जन बोलो, प्रोविजन में क्या लिखना है? प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन। एक्सप्लेनेशन में टेब्यूलर में पूरा कैलकुलेशन, आंसर में कंक्लूड करना कितने मेंबर है और प्राइवेट कंपनी बना रह सकता है क्या। इज इट वेरी क्लियर? चलो, ये हो गया होमवर्क का पहला क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन अभी आपको बहुत सारे दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, पर उसके ऊपर ज्यादा फोकस हम नहीं करेंगे, हम अगले क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, आ जाओ बोर्ड के ऊपर। नाउ ये वाला सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है, हु शॉल बी कंसिडर्ड एज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी। तो प्रमोटर का डेफिनेशन अभी मैं पेंडिंग रख रहा हूं, इनकॉर्पोरेशन चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम इसको लेंगे, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, प्रमोटर, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब एक साथ लेना है, तो इसको पेंडिंग रखते हैं फिलहाल। ठीक है, उसके अगला हाँ, ये वाला सवाल पढ़ेगा सब जन साथ साथ में। ये भी प्रमोटर, पढ़ के फायदा नहीं, वो भी प्रमोटर से रिलेटेड है, तो इसको भी पेंडिंग रखते हैं। हाँ, दिस वाज एन इंपॉर्टेंट। Which of the institution are regarded as public financial institutions? कौन से इंस्टीट्यूशन को हम PFIs बोलते हैं? ठीक है, क्या मैंने PFI के डेफिनेशन का सेक्शन आपको बताया इसके पहले? क्या था डेफिनेशन का सेक्शन? 2 सबसेक्शन नंबर 72 याद है सबको? किस किस को PFI बोलते हैं? ठीक है, तो आप पहले तो PFI के डेफिनेशन पढ़ लीजिए, बाद में मैं आपको एनालिसिस करके इसको शॉर्ट करके याद रखने लायक सिचुएशन में ला दूंगा। पहले रीड कर लीजिए सिर्फ। लास्ट, इसमें से जो लास्ट वाला एरिया है पॉइंट नंबर 3, ये मैंने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू देके रखा है फिलहाल सिर्फ। ठीक है, ये आपने नहीं भी याद रखा तो भी चल जाएगा, इट्स ओके। मेन ऊपर का एरिया आप याद रखें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, दिस इज फॉर नॉलेज। चलो डन गाइस, पढ़ लिया सबने? ओके, नाउ लेट मी टेल यू PFI क्या होता है। बहुत इजी है एक्चुअली, आपने पढ़ के याद करने की कोशिश की तो बिल्कुल याद नहीं होगा, पर आपने लॉजिकली अगर बेस बनाया ऑब्वियसली फिर याद रखने से कोई रोक नहीं सकता, फिर आप चाहो तो भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर आपको मैं बताऊं ना, तो इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अ गवर्नमेंट कंपनी। थोड़ा सोच लो। आया ध्यान में? आया ध्यान में? क्या मतलब है मैंने ये जो बोला इसका, कैन यू टेल मी? इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज गवर्नमेंट कंपनी, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या है बोलो?
मतलब ये ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका 51% ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय इधर सीजी और एसजी और बोथ। समझ में आया? या इधर दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। बोलो हाँ है ना? अगर आपने इतना समझ लिया तो आपको पीएफआई याद हो गया। बस ये एक चीज आपने समझ ली, क्या? एफआई प्लस गवर्नमेंट कंपनी इज अ पीएफआई। सिंपल है ना? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ने होल्ड किया, गवर्नमेंट किसकी है? पब्लिक की है, तो पीएफआई हो गई ना भाई। सिंपल लॉजिक। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? पर सर ऐसे थोड़ी होगा, समझाओ ना जरा ठीक से। तो आ जाओ, पीएफआई का डेफिनेशन है टू सबसेक्शन का, में बोले एक बार से 72। टू सबसेक्शन 72 में पीएफआई कितने पार्ट में डिवाइड किया है? दो। पहले कुछ पीएफआई डिफाइंड पीएफआई बोले जाते हैं। कौन से पीएफआई बोले जाते हैं? डिफाइंड। डिफाइंड मतलब इनको परमानेंट पीएफआई का दर्जा दे दिया है कि भाई चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हारे अंदर का 51% तो हम नहीं बेचने वाले। तुम्हारे अंदर जो हमने 51% स्टेक लिया वो तो गवर्नमेंट नहीं बेचने वाली, ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया। अब ऐसे कौन से 3 डिफाइंड पीएफआई है? पहला इलायची, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट की एलआईसी, गवर्नमेंट का सबसे मैस्कॉट इन्वेस्टर है भाई, गवर्नमेंट का फेवरेट है। ठीक है, जो फ्लेवर ये गवर्नमेंट के फंडिंग में ऐड करता है वो फ्लेवर कोई ऐड नहीं कर सकता, इसलिए एलआईसी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एलआईसी के नेट टेंजिबल असेट्स लगभग 1.25 लाख करोड़ के होंगे। एलआईसी का आईपीओ श्रीलंका और पाकिस्तान के इकोनॉमी को डबल करने के बाद पूरे दोनों कंट्री इकोनॉमी को डबल भी कर दिया तो भी एलआईसी का आईपीओ उसको खा जाएगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? एलआईसी गवर्नमेंट का इतना बड़ा मैस्कॉट इन्वेस्टर है कि गवर्नमेंट एलआईसी को सिर्फ छू बोलता है और वो सामने वाली कंपनी को पूरा एक्वायर करके आ सकता है। इतना दम एलआईसी में है। क्यों? क्योंकि एलआईसी जब बनाया था तब 245 प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस को बंद करके एक एलआईसी बनाया था। 245 कंपनी का मर्जब ना भूतो ना भविष्यति पूरे दुनिया के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने 1956 में किया था। Are you guys understanding? Yes or no? तो इनको तो गवर्नमेंट ने बोल दिया, सारे प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस को जमा करके बोल दिया तुम तो छूट नहीं सकते, तुम तो पीएफआई रहोगे। इज इट वेरी क्लियर? दूसरा इसके लाइन में ला लिया यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो अभी उसका बैंकिंग सेक्टर एक्सिस बैंक में कन्वर्ट हुआ है। पहले ये यूटीआई बैंक हुआ करता था, देन एक्सिस बैंक ने इसको एक्वायर करके इसको एक्सिस बैंक नाम दे दिया। पर यूटीआई म्यूचुअल फंड्स और यूटीआई कंपनीज अभी भी चल रही है। हालांकि इसमें फ्रॉड भी हुआ था, जब फ्रॉड हुआ था तभी एक्सिस बैंक में कन्वर्ट हुआ था। और तीसरा वाला जो पर्सन है दैट इज थर्ड आईएफसीआई, जिसको कहा जाता है आईडीएफसी, जिसको कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। अब अगर आपने देखा होगा तो अभी अभी आईडीएफसी बैंक का भी नाम आने लगा है, पर आईडीएफसी कॉर्पोरेशन अलग है, आईडीएफसी बैंक अलग है। अभी जो सिंपल सी बात है, एलआईसी ने बैंकिंग सेक्टर नहीं खोला, पर यूटीआई ने बैंकिंग सेक्टर खोला था, वो एक्सिस लेके चला गया। इज इट वेरी क्लियर? और आईडीएफसी ने अभी बैंकिंग सेक्टर के अंदर खुद का नाम बनाने की शुरुआत की है। आपने कई बार आईडीएफसी बैंक की ये देखी होगी एडवर्टीजमेंट। इज इट? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, तुम तीनों को तो हमने डिक्लेयर कर दिया भाई, तुम पीएफआई हो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, खत्म बात। अब इसके अंदर इन्होंने क्या बोला कि हमने इनका 51% शेयर होल्ड कर लिया है, पर गवर्नमेंट ये भी बोलता है ये तीन के अंदर अगर हमने पीएफआई, ये तीन पीएफआई में हमने 51% कभी बेच भी दिया तो भी ये पीएफआई ही रहेंगे। तो इनको नाम से पीएफआई बना दिया। इनको कैसे पीएफआई बना दिया? नाम से, होल्डिंग की वजह से नहीं। इनको कैसे पीएफआई बना दिया? नाम से, कि हमने तुमको पीएफआई नाम दे दिया है, ये बन गए नाम से पीएफआई। अब इनमें गवर्नमेंट भले होल्डिंग कम करे ज्यादा करे कुछ भी करे, अभी एलआईसी का आईपीओ आया, पब्लिक भी तो होल्डिंग रख रही है, पर क्या पीएफआई के दर्जे से बाहर हो गई एलआईसी? नहीं। तो इसमें गवर्नमेंट का होल्डिंग कम ज्यादा हो, इसलिए गवर्नमेंट ने सेफ साइड खेल लिया, बोले इनका नाम पीएफआई है, बात खत्म। अब इनमें हमें होल्डिंग रखे या बेचे या खेलते रहे, हमारी मर्जी, पर ये पीएफआई हमेशा रहेंगे। इज इट वेरी क्लियर? समझ में आया? पक्का जोर से बोलो एक बार सुनो। दूसरा तरीका गवर्नमेंट ने, और अगर गवर्नमेंट को फ्यूचर में पीएफआई बनाने हैं तो फिर क्या? तो गवर्नमेंट ने क्या उठा लिया, बोले कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल हम एक तो सीजी नहीं तो एसजी नहीं तो बोथ होल्ड कर लेंगे, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी काय में, बोले एक बार जो से पीएफआई। वो ऑटोमेटिक रूट है कि भैया हमने होल्ड कर लिया, पीएफआई बन गई। इज इट वेरी क्लियर? सबको समझ में आया? अब अगर आप ऐसा याद रखो तो आप डेफिनेशन भूल ही नहीं सकते। सिंपल है, पीएफआई मींस LIC, UTI, IDFC, and PFI includes any financial institution whose 51% of paid up capital is either held by CG, SG or both. खत्म बात। अब समझ में आया? पक्का जोर से बोले एक बार सुनो। 1 मिनट में इसको लिख लो, छोटा सा चार्ट है तो स्क्रीनशॉट क्या देना है इसका, गो फॉर इट फास्ट।
बुक्स ऑलरेडी डिस्पैच होना शुरू हो गए हैं बेटा ऑलरेडी। एक बार सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए, जब से ऑर्डर प्लेस किया है 7 वर्किंग डेज में आपको बुक्स मिल जाएंगे बेटा, डोंट वरी। चलो हो गया पीएफआई का डेफिनेशन याद? कोई दिक्कत है इस केस में? बच्चों बोलो हाँ या ना, एवरीबॉडी यस और नो। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, बढ़ू आगे, लिख लिया सबने? ओके ये हो गया पीएफआई का डेफिनेशन खत्म। फिर उसके बाद में स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन एज योर फेवरेट। स्मॉल कंपनी का मतलब क्या है? सेक्शन बोलो स्मॉल कंपनी का। 285 क्या है बोलो? स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ public company. Point number 1, having paid up capital as may be prescribed which shall not be more than 50 lakh, but amount as may be prescribed which shall not be more than 10 crores, and a turnover which shall not be more than 2 crore, or amount as may be prescribed which shall not be more than 100 crore. But these companies does not include कौन कौन सी? होल्डिंग सब्सिडरी, स्टैट्यूटरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। इज इट वेरी क्लियर? सबसे आखिरी चीज, राइट नाउ द लिमिट फॉर द स्मॉल कंपनी फॉर द पेड अप कैपिटल इज 4 करोड़ एंड फॉर द टर्नओवर इज 40 करोड़। समझ में आया? लिख पाओगे प्यार से एकदम? बोलो हाँ या ना। नीचू अगला वाला सवाल, ये ठीक से पढ़ना बिकॉज स्मॉल कंपनी में ही केस स्टडी है, ठीक है? सब जन आराम से 1 2 3 बोलो। क्या है? न्यू प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट with paid up share capital of 70 lakh and turnover of 30 crore. Explain the meaning of the small company. Examine the following whether the provisions of the Companies Act, whether a new private limited company can avail a status of small company. पहली बात, what will be your answer if the turnover of the company is 15 crore and capital of the same is 70 lakh? क्या आंसर लिख पाओगे? पहली बात क्या लिखोगे? ये आंसर तो आपको आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, लिखोगे कैसे वो बताओ। पहले क्या लिखोगे आप? प्रोविजन, प्रोविजन में आप क्या लिखोगे? डेफिनेशन। एक्सप्लेनेशन में आपने पूरा कैलकुलेट करना है, ठीक है? कि भैया क्या लिमिट है क्या नहीं। मुझे बताओ क्या लिमिट दी है? पेड अप कैपिटल कितना है? जोर से बोलो, पेड अप कैपिटल कितना है? 70। और टर्नओवर कितना है? 30 करोड़। मुझे एक बात बताओ, डेफिनेशन की लिमिट्स लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? आज की लिमिट क्या है? आज की लिमिट क्या है? सब जन बोले एक बार। 4 करोड़ 40 करोड़। तो 4 करोड़ के पेड अप कैपिटल में ये आ रहा है क्या? यस। 40 करोड़ के टर्नओवर में आ रहा है क्या? यस। ऑब्वियसली आ रहा है, तो क्या स्मॉल कंपनी है? हाँ, आज के डेट के हिसाब से स्मॉल है, पर लिखना दोनों है, डेफिनेशन भी लिखना है, लिमिट भी लिखना। क्लियर है? पर होल्डिंग सब्सिडरी है क्या ये? कहीं लिखा है होल्डिंग सब्सिडरी है? नहीं, तो बच गया। फिर सेक्शन 8 है क्या? नहीं। स्टैट्यूटरी कंपनी है क्या? नहीं। तो क्या प्योर स्मॉल कंपनी माना जाएगा? यस। अब नीचे के क्वेश्चन, वेदर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन अवेल स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी गाइस? क्या प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी का स्टेटस अवेल कर सकता है? बोलो हाँ या ना। लिमिट कंप्लाई कर रहा है तो कर सकता है, लिमिट नहीं कर रहा तो नहीं कर सकता। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? अगर आप लिमिट कंप्लाई कर रहे हो, नहीं प्राइवेट कंपनी, और लिमिट कंप्लाई कर रहे हो तो कंप्लाई कर रहे हो। वही अगर प्राइवेट कंपनी 10 करोड़ के पेड कैपिटल के साथ बनी तो कैसे स्मॉल होगी भाई? इज इट वेरी क्लियर? स्मॉल कंपनी की लिमिट न्यू या ओल्ड पे डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती है लिमिट क्या है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? तो इसका आंसर सब्जेक्टिव रहेगा, ऐसे एकदम यस नहीं बोलने का। इसका आंसर क्या रहेगा? सब्जेक्टिव। कि भाई अगर आप लिमिट कंप्लाई कर रहे हो तो आप हो, नहीं कर रहे हो तो नहीं हो, बात खत्म। इज इट वेरी क्लियर? ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया सवाल है, डाइसी फेंक के रख दिया। अब वो देखना चाहते हैं आप इसके ऊपर कंक्लूजन क्या देते हो। देखो बच्चों, बात को समझो, इंस्टीट्यूट को आपको सीए बनाने का है। आपको यकीन नहीं होगा, पर इंस्टीट्यूट को बनाने का है, ठीक है? इंस्टीट्यूट को आपको सीए बनाने का है, बनाने का है कंफर्म। मैं बनाना, मेरे जैसा आदमी बना तो कोई भी बन सकता है। तो इंस्टीट्यूट को आपको बनाना है सीए। बात को समझो, सीए का मेन काम होता है कंसल्टेंसी। आप जॉब करोगे तो भी कंसल्टेंसी दोगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो भी कंसल्टेंसी दोगे। ये वाले जो सवाल ऐसे आते हैं ना, ये होते हैं दो धारी तलवार। इससे ये जानना नहीं चाहते कि तुमने पढ़ा क्या है। ऐसे सवालों से ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कंसल्टिंग पावर कितना है। अब तुमने जब सवाल पढ़ा न्यू प्राइवेट लिमिटेड का अवेलेबल स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, तुमने 2 सेकंड सोचा होगा कर सकता है, क्या लिखूं। यहाँ तुम्हारे दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड और कंक्लूजन पावर क्या है। यहाँ तुम्हें कमांड लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे इसलिए जाते, एक तो तुम्हारा समय वेस्ट हो, और दूसरा तुम लिखते वक्त कतराओ। और यकीन मानना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ना तुम्हारे पेपर में दिखता है।
क्योंकि नॉन कॉन्फिडेंट पेपर के अंदर वर्डिंग का स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता, कई जगह पे रबिंग होता है, कई जगह पे स्क्रैचिंग होता है, इमीडिएटली पेज देख के समझ में आता है बंदा पेपर कॉन्फिडेंटली लिख रहा है या नॉन कॉन्फिडेंट। उतना ही अगर कॉन्फिडेंस में पेपर लिखो शांत दिमाग से, वो भी लिखावट के साथ पेपर में नजर आता है। और ऐसे सवाल तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए या तुमको रास्ते से भटकाने के लिए बनाए जाते हैं, जिसका आंसर तो तुम्हें पता है पर सोचने के लिए तुम दिमाग लगा रहे हो और इस डर में लिख रहे हो कहीं गलत तो ना कर दूं। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने ठीक से पढ़ा है तुमने इसको लिखना चाहिए। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? इज इट यस और नो? नीचे, व्हाट विल बी योर आंसर इफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज 15 करोड़, 15 करोड़ का टर्नओवर है, हमारी लिमिट कितनी है 40, एंड पेड अप कैपिटल इज सेम एज 70 लाख, हमारी लिमिट कितनी है 4, स्टिल इज अ स्मॉल कंपनी, बात खत्म। इज इट वेरी क्लियर? समझ में आया पक्का? पेपर प्रेजेंटेशन के बेटर फॉर्मेट में आपको बताऊंगा, फिलहाल क्वेश्चन से एंटरटेन कर ले, फॉर्मेट्स पे हम आने वाले हैं, डोंट वरी। अब आते हैं सब्सिडरी कंपनी के ऊपर। स्मॉल हो गया, अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सब्सिडरी, ठीक है। देखो कल जो पढ़ा था वो आज वापस से सब कुछ रिवाइज हो रहा है, पर समझ में भी ये आ रहा है कि इसका यूज क्या है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? और अंदर एक छोटा छोटा कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा होगा, हाँ ऐसा आता है, ये तो कर सकता हूँ। इज इट यस और नो? चलो नीचे, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कंपनी कैन बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अनदर, सीधा डेफिनेशन पूछा है, लिख सकते हो? बोलो व्हाट इज सब्सिडरी कंपनी? अ सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, पॉइंट नंबर 1, controls the composition of board of director, point number 2, controls the more than 1/2 of the voting powers. Is it very clear? अब ये वाला डेफिनेशन आपने यहां पे लिखना है, आपका आंसर कंक्लूड हो जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? अच्छा, कल सब्सिडरी के डेफिनेशन में एक चीज लिखी थी, लेयर्स ऑफ सब्सिडरी, वो रहेगी। व्हाट डू यू मीन बाय लेयर्स ऑफ सब्सिडरी? पढ़ा था कल सबने, याद है? सब्सिडरी के डेफिनेशन में लेयर्स ऑफ सब्सिडरी लिखा था ना, ठीक है। वहां एक लाइन है, तो लेयर ऑफ सब्सिडरी बोल दू, ए लिमिटेड होल्डिंग, उसका बी लिमिटेड सब्सिडरी, ये हो गया एक लेयर। ये क्या हो गया बोले एक बार, जो से एक लेयर। बी लिमिटेड का सब्सिडरी सी लिमिटेड, ये हो गया दूसरा लेयर। ऐसा इन्वेस्टमेंट कंपनी को रिस्ट्रिक्शन है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 लेयर से ज्यादा सब्सिडरीज नहीं बना सकते, पर ये प्रोविजन फाइनल लेवल पे है, इंटर पे नहीं है, ठीक है। सेक्शन नंबर है 186, जिसमें बोला है कि इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज कैनॉट बी मोर देन 2 लेयर सब्सिडरीज, वो फाइनल लेवल पे आएगा, पर आपको मीनिंग मैंने बता के रख दिया, नहीं तो ऐसा ना हो कि डेफिनेशन पता नहीं है, ठीक है। चल ये हो गया। अब सब्सिडरी कंपनी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, जरा इसको पढ़ते हैं साथ साथ में, रेडी? सब जन साथ में पढ़ेंगे, 1 2 3 बोलो क्या है, सब साथ में 1 2 3 बोलो क्या है। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एवीएस प्राइवेट लिमिटेड इज 1 करोड़, कंसिस्टिंग ऑफ 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 लाख शेयर है 10 रुपए के, फुल्ली पेड अप, एंड 2 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। हमारे लिए काम के कौन से? इक्विटी या प्रेफरेंस? इक्विटी। दूसरा, XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड BCL प्राइवेट लिमिटेड आर होल्डिंग 3 लाख इक्विटी शेयर्स एंड 1,50,000 इक्विटी शेयर्स रिस्पेक्टिवली ऑफ AVS प्राइवेट लिमिटेड। ला 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 ला। नीचे, XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड BCL प्राइवेट लिमिटेड आर सब्सिडरी कंपनीज ऑफ TSR प्राइवेट लिमिटेड। ला 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 ला। नीचे, with reference to provision of Companies Act, examine whether AVS Private Limited is subsidiary of TSR Private. ये कल वाला ही एग्जाम्पल है। सल्लू, ऐश, कटरीना, जैकलिन, याद आया? ऐसा जब सवाल आए तो पहला काम क्या करना चाहिए? डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, जो लिखा है उसको लेके आ जाना चाहिए जगह पे। क्या बोला है? सबसे पहले कौन सी कंपनी बोली है? AVS, तो लेके आओ भाई साहब AVS। AVS के कितने शेयर्स है? 8 लाख शेयर्स। 8 लाख शेयर में से XYZ प्राइवेट, BCL प्राइवेट, तो एक साइड आएगा XYZ, एक साइड आएगा BCL। ये दोनों कंपनी कितना कितना होल्ड कर रहे हैं? कितना? 3 लाख, 1.5 लाख, टोटल कितना हो गया? 4.5 लाख। और डायरेक्ट बोल दिया XYZ एंड BCL आर द सब्सिडरी ऑफ किसका? TSR। तो इसका कैलकुलेशन बच गया। ये तो डायरेक्ट बोल दिया ना सब्सिडी, तो अपना टेंशन ही खत्म हो गया ना, ठीक है। अब 3 लाख प्लस 1.5 लाख, मतलब AVS के 4.5 लाख इक्विटी शेयर 8 लाख में से XYZ और BCL होल्ड कर रहे हैं, जो TSR की सब्सिडी है। तो क्या AVS TSR की सब्सिडी है? बोलो हाँ है। होल्ड थ्रू इटसेल्फ और 1 और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज। कल मैंने सेंटेंस मार्क करके दिया था, क्या आंसर लिख पाओगे? कैसे लिखोगे? पॉइंट नंबर 1 प्रोविजन के अंदर क्या लिखोगे? डेफिनेशन। फिर नीचे आप क्या लिखोगे? एक्सप्लेनेशन के अंदर पूरा कैलकुलेशन कैसा है क्या है, और आंसर के अंदर कंक्लूड करना है। समझ में आया?
सिमिलर सा सवाल ये वाला दिख रहा है सबको? फोटो खींच लो, आज का होमवर्क है। ठीक है, खींच लिया सबने फोटो? तो ये ऐसे दो तीन सवाल सिमिलर सिमिलर से है, और सब सब्सिडरी कंपनी के कैलकुलेशन के ऊपर ही है, आप सिर्फ देखते रहो। ठीक है, सी ये भी वैसा ही सवाल है। आप देखो, कपिला लिमिटेड issued 1 lakh equity shares which been fully paid, whereby Kusha Limited holds 4,000 shares and Prem Limited holds 2,000 shares of Kapila Limited। 10,000 में से 4,000 और 2,000, मतलब टोटल कितने होल्ड कर लिए? 6,000। Now Kapila Limited also holding 20% equity shares of Red Limited before the date of issue of equity share। Red Limited controls the composition of board of director of Kush and Prem Limited। ठीक है, तो पूछा गया है सब्सिडरी है क्या, तो है क्या सब्सिडरी? हाँ। अब सिर्फ उसमें सब्सिडरी होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग सेक्शन 19 का रेफरेंस है जो आगे आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये होमवर्क नहीं दिया, पर ये आगे आएगा, पर सिमिलर सवाल है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये होने के बाद में अगला वाला, दिस वन, द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्मार्ट सोल्यूशन लिमिटेड, पेड अप इक्विटी कैपिटल इज 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ ईच, ₹10 का एक शेयर रहेगा। ठीक है, नीचे द टर्नओवर इज 2 करोड़ रुपए। Further, Nice Software Limited, which is a public limited company, is holding 2 lakh equity shares fully paid up of Smart Solutions Private Limited. Smart Solution, मैं पढ़ रहा हूं, तुम भी पढ़ रहे हो ना? क्या आराम से खुद पढ़ते हो, या मैं फास्ट? तुम पढ़ो आराम से, बेटर है। तो पता चला सर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, पर हमको पढ़ते ही नहीं आया। लाइव स्ट्रीम में क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, बताइएगा। ये वाला एरिया हो गया। अब इन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह फाइलिंग की बात बोली है, वो स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि वो अकाउंट चैप्टर का क्वेश्चन है। जो आपसे रिलेवेंट है वो पढ़िएगा सिर्फ। कैश फ्लो क्या क्या फाइल करना है वो छोड़ दीजिए। के लिए थैंक यू, गॉट एन एग्जाम्पशन, बहुत बढ़िया, शानदार, मेनी मेनी कांग्रेट्स बेटा हर्ष। पढ़ा सबने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए, उससे फिलहाल रिलेवेंस नहीं है। मुझे बताइए, स्मॉल कंपनी है क्या? क्या स्मॉल कंपनी है? पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? 4 करोड़ से नीचे, और टर्नओवर कितना होना चाहिए? 40 करोड़ के नीचे। दोनों लिमिट्स के अंदर है क्या? हाँ। पर लिखते वक्त पहले क्या लिखना चाहिए बोले एक बार? डेफिनेशन, बाद में 4 करोड़ 40 करोड़, और बाद में कंक्लूजन। रही बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो यह आगे आएगा जब हम अकाउंट्स और मैनेजमेंट चैप्टर में जाएंगे, तो कैसे फाइलिंग करना है वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, सो ये भी सवाल याद रखना। अगला वाला देखते हैं। हम्म, हाँ, होल्डिंग अगर सब्सिडी 50% से ज्यादा पब्लिक कंपनी शेयर होल्ड करती है तो होल्डिंग सब्सिडी बन जाएगा, फिर वो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? नीचे अगला, अब ये देखो, ये वाला सवाल वैसा ही है लगभग। एडीजेड प्राइवेट लिमिटेड इज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 45 लाख एंड टर्नओवर ऑफ 185 लाख, मतलब 1.85 करोड़। इट इज wholly owned subsidiary of K Limited, a listed company. Can ADJ Limited can be called a small company? नहीं, क्योंकि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी काउंट नहीं होती। सिंपल एज दैट, यस और नो? ये वाला सवाल देखिए, ये वापस से वही कैलकुलेशन वाला है, सब्सिडरी कंपनी का सिमिलर सा सवाल है, तो इसको आज होमवर्क में रीड कर पाओगे, बोलो यस और नो? ये भी सिमिलर सा सवाल है, 10 लाख शेयर्स और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो सब्सिडरी के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे हैं। ये देखो अगेन सेम, बहुत सारे सवाल सब्सिडरी कंपनी के ऊपर सेम सेम पूछे। चाहिए तो आप एक बार रीड कर लो, जैसे मैं एक दो सवाल रीड करवा दूं, आंसर आपको इमीडिएटली आ जाएगा। ये रीड कर लो मन में, गो फॉर इट फास्ट।
समझ में आया सवाल? सिमिलर है। सिर्फ नीचे का वो 8 आउट ऑफ 9 डायरेक्टर्स का कंपोजिशन अगर हाथ में आ गया तो ऑब्वियसली सब्सिडरी बन जाएगी, यस और नो। आप ये वाला भी देख लीजिए, ये भी सिमिलर है। ये सारे होल्डिंग सब्सिडरी के रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ में आया? सेम सवाल है एग्जैक्टली तो ऐसे सब्सिडरी के बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो ऐसे आप रेफर कर सकते हो। क्वेश्चनर में सारे सवाल विद द मॉडल आंसर्स दिए हैं। सबको समझ में आ रहा है? पक्का बोलो हाँ है ना। आफ्टर दिस अगर कोई सवाल बाकी है तो दैट इज अगेन, लेट मी सी, वही वाला जो आपका लिस्टेड कंपनी का सवाल है जो हमने इसके पहले देखा हुआ है। नेक्स्ट और कोई सवाल बाकी है? फॉरेन कंपनी का, पर फॉरेन कंपनी अभी तक हमने देखा नहीं है तो हम फॉरेन कंपनी में एंटरटेन करेंगे। हाँ, उसके बाद में ये वाले सवाल आते हैं जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी पे। हालांकि इस सिलेबस में सारे सवाल कैरेक्टरिस्टिक्स के नहीं है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के नहीं है क्योंकि मॉड्यूल में नहीं दिया है, बट फिर भी इसके सवाल मैंने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू देख के रखे हैं। यहाँ आपका चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी पूरे तरीके से होता है खत्म। समझ में आया? पक्का जोर से बोले सुनो। तो हमने कंटेंट वाइज भी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट देख लिए, हमने क्वेश्चन वाइज भी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट वाले देख लिए। नाउ यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस एटलीस्ट चैप्टर 1। इज इट वेरी क्लियर? कल का लेक्चर जब आप आओगे तो पहली चीज हम सबसे पहले कवर अप करेंगे चैप्टर्स की लिस्ट, और कल मैं आपको लगभग लेक्चर के अंदर पूरा ढांचा दे दूंगा, ठीक है, कि भाई किस प्रकार से हम मूव करने वाले हैं और हम कल क्या याद करेंगे। इससे आपके प्रिपरेशन पे बहुत फर्क पड़ सकता है, इसलिए कल का लेक्चर मिस मत करना। दूसरी बात, कल का लेक्चर ऐप पे होगा, ठीक है, मतलब जितने भी लाइव स्ट्रीम के एडमिशन्स लिए हुए बच्चे जीडीपीडी के उनको मेंशन कर दूं, कल का लेक्चर ऐप के ऊपर होगा। तो कल से आपने ऐप के ऊपर आना है, उसके लिए आज सपोर्ट टीम को कॉल करके कृपया ऐप के ऊपर लेक्चर प्ले करना सीख लीजिए, ठीक है। तो ये चीज को आपने याद रखना। आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। जो होमवर्क दिया है अभी कर लो फटाफट फटाफट, उसके बाद में लंच ब्रेक ले लेना। इज इट वेरी क्लियर? तो आपका समय भी सेव हो जाएगा। इसके एडिशन में भी जो एडिशनल क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो अगर आप रेफर कर सकते हो तो क्वेश्चनर से आज पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट कर लो, एक्सेप्ट जो मैंने पेंडिंग रखा है, क्योंकि वो आगे आपको काम में आएगा। इज इट वेरी क्लियर? चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय। ठीक है, कल वापस से बैच कितने बजे